प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कक्षा 8वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.4। आइए मेरे YouTube चैनल यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत। मैं पहुंच गया हूं चतुर्भुज के उस प्रश्नावली में जिसमें चतुर्भुज को समझना था। आपके अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.4 में प्रश्नावली 3.4 सत्य सत्य है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर आपने चतुर्भुजों को अच्छे से समझा होगा तो 3.4 प्रश्नावली में बिल्कुल सरल सवाल है। एक दो सवाल हैं जो हल करने लायक हैं, थोड़ा समझाना है, मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है ट्रू फॉल्स, यानी सत्य सत्य बताना। ओके, तो यहां शुरू होता है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ए में लिखा है सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। नहीं, ये असत्य है, सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती। अब ये सारी विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर से कह रहा हूं। कंटिन्यूटी, लगातार अगर आप चीजों को पकड़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी आयत वर्ग होते हैं, ये असत्य है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कौन? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों। समांतर चतुर्भुज कौन? सम्मुख भुजाएं बराबर हों। तो समचतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तब उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात सत्य है, यानी बी का सत्य। सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। जो आयत और समचतुर्भुज की विशेषता है वर्ग में, वो ऑलरेडी विशेषता है, तो ये भी सत्य है, यानी सी भी सत्य है। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये असत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग में सम्मुख भुजा जो होती है अपोजिट साइड, वो बराबर होती है। तो ये डी नंबर ही असत्य है। फिर लिखा है ई नंबर में सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती, ये असत्य है, यानी ई असत्य है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहा हूं कि ये आप विशेषता जानते हैं, तो इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं। एफ नंबर है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। यस, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये सत्य है। इसके बाद सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज का गुण सम चतुर्भुज में मिल रहा है, इसलिए ये भी सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी सत्य है। ये आप विशेषता पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, ध्यान करिए, आपको पढ़ाया था समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दो चतुर्भुज होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का ए, ठीक है, समचतुर्भुज और वर्ग। फिर चार समकोण हों, तो चार समकोण किसमें होते हैं? चार समकोण वर्ग में भी होते हैं, चार समकोण आयत में भी होते हैं। ये सरल है, इसलिए मैं फिगर, चूंकि ये सारी चीज आपको मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। एक वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। फिर लिखा है एक समांतर चतुर्भुज है,
वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर, यद्यप चारों होती है लेकिन सम्मुख भी होती हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। एक सम चतुर्भुज है। वर्ग एक सम चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद एक आयत है, वर्ग एक आयत भी है क्योंकि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, आयत के भी सभी कोण समकोण होते हैं। बात समझ में आती होगी। चौथा, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, सिर्फ आपका अभ्यास है इसमें, वो चतुर्भुजों के बारे में मैंने बड़े अच्छे से समझाया। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग के भी, जिसमें चारों के नाम हो गए कौन, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। किसके किसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, वर्ग के और सम चतुर्भुज के। ठीक। इसके बाद बराबर हो, कौन बराबर हो, विकर्ण। तो विकर्ण किसके बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, विकर्ण बराबर होते हैं आयत के। ठीक है। इसके बाद 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। प्रश्न क्रमांक 5। अब ये 5 है, आपको मैं समझा देता हूं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, बताइए एक आयत बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज कैसे है, चतुर्भुज कैसे है। अब पीछे जाएं, थोड़ा सा मेमोरी में अपने बल दें। क्या, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल बहुभुज आपने शुरू में पढ़ा होगा, जब हम बहुभुजों का परिचय दे रहे थे। मैंने बताया था बहुभुज 2 प्रकार के, उत्तल, अवतल। तो उत्तल बहुभुज की विशेषता क्या है, उत्तल बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है। ये उत्तल बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। ये उत्तल बहुभुज है क्योंकि इसके ये दोनों विकर्ण इस ए बी सी डी बहुभुज के अंदर है, अभ्यंतर है, अंदर है। तो एक विशेषता उत्तल बहुभुज की क्या है, उसके विकर्ण उस बहुभुज के अभ्यंतर होते हैं, अंदर होते हैं। अंदर का मतलब समझिएगा, ए बी सी डी ये इसके अंदर ए सी है और बी डी है, ये बाहर नहीं जा रहे। तो उत्तल बहुभुज की एक विशेषता क्या, इसके विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या, उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोण 180 अंश से कम होते हैं। बात समझ में आ रही। उत्तल बहुभुज की 2 विशेषताओं को आयत पूरा करता है, इसलिए आयत भी उत्तल चतुर्भुज है। तो इसमें हल में क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, चतुर्भुज है क्योंकि पहला, ये उत्तर में लिखेंगे अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो ये उत्तर में, क्योंकि आयत के सभी आंतरिक
आंतरिक कोण 180 अंश से डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या, आयत उत्तल चतुर्भुज क्यों है, ये आप कारण देंगे। दूसरा, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण आयत के अंदर होते हैं, अभ्यंतर कहें चाहे अंदर, अंदर होते हैं, ये समझिएगा, अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। बस इतना आप लिख देंगे, ये प्रश्न का हल पूरा हो गया। बात समझ में आई। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 को आपको थोड़ा सा प्रमेय की तरह सिद्ध करना होगा। बात समझ में आ रही। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। अब इधर देख लें, ये 6 नंबर प्रश्न का ये फिगर है, ये फिगर है आपका, ये इसमें लिखा है ए बी सी, ए बी सी, और कहा गया कि ये ए सी का ओ जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, इसमें हिंट भी दिया है। ठीक, हिंट क्या दिया है, इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाया गया, ऐसे ऐसे मिलाया गया। ठीक है, ये डॉट डॉट करके ऐसे मिलाया है और यहां लिखा है डी, ये शीर्ष डी। तो इसमें दिया क्या है, यहां लिखेंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा ओ एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये आप जब हल करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ओ एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां बी 90 डिग्री का है। तो हमको यहां बताना क्या है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ओ ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है। कहें तो ये सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी, ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, तो अब यहां हम उपपत्ति कह सकते हैं कि हम सिद्ध कैसे करेंगे। उपपत्ति सिद्ध करना है, प्रमाण हम देंगे, तो यहां हम लिखेंगे कि बी ओ को डी तक बढ़ाया जहां ओ बी बराबर है ओ डी
ठीक है। फिर डी को ए तथा सी से मिलाया। डी को हमने क्या किया, ए तथा सी से मिला दिया। अब यहां देखो, बी ओ को डी तक बढ़ाया, बी ओ को डी तक बढ़ाया, जहां ओ बी बराबर ओ डी है, ओ बी बराबर ओ डी है, और डी को ए तथा सी से मिलाया, डी को ए तथा सी से मिला दिया। ठीक है। अतः ए बी सी डी एक आयत हुआ। ए बी सी डी क्या हुआ, एक आयत हुआ। अब हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये चीज आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आगे लिखूंगा, आप इस वीडियो को रोकिएगा, ये चीज लिख लीजिएगा। ये प्रश्न अगर दे देता है तो इसमें थोड़ा थ्योरिकल हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप रोक करके लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं इसको। अब एबीसीडी क्या हो गया, एबीसीडी एक आयत हो गया। ठीक, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, हम जानते हैं। यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए AC बराबर BD। ठीक है। अब AC आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां आगे लिख लेंगे, तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AC को हम लिख सकते हैं OA धन OC, और BD को हम लिख सकते हैं OB धन OD, ऐसा लिख सकते हैं। अब आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो OA बराबर OC भी है, तो हम OC के स्थान पर OA लिख सकते हैं। तो हमने लिखा OA धन OA, और यहां OB बराबर OD है, तो OB धन OB हमने लिख लिया। यहां लिख देंगे, चूंकि OA बराबर OC है और OB बराबर OD है, ये हम प्रमाण दे देंगे। तो हमने लिख लिया OA धन OB, OA धन OC ये दोनों मिलकर के AC होते हैं, OB धन OD, OB धन OD ये दोनों मिलकर BD होते हैं। तो हमने AC के स्थान पर OA धन OC लिख लिया, BD के स्थान पर OB धन OD लिख लिया, क्योंकि OB और OD मिलकर के BD बना। ठीक, अब OA OC बराबर है, तो हमने OC के स्थान पर OA लिख लिया। OB OD बराबर है, इसलिए हमने OD के स्थान पर OB लिख लिया। ठीक है, अब ये 2OA बराबर 2OB हो गया। अब ये 2 कट गया, तो OA बराबर OB हो गया। ठीक है, इसके पहले OA बराबर OC था, तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, इसको हम दूसरा मान सकते हैं, दूसरा, और OA बराबर OC को हम पहला मान सकते हैं। अब यहां हम लिखे, नीचे लिखें, चूंकि OA बराबर OC है और OA बराबर OB है, इसलिए OA बराबर OC बराबर OB, OA बराबर OC बराबर OB। अब यहां देखें, OA बराबर OC है, OA बराबर OB है, तो OA OB OC ये तीनों बराबर हो गए, तो हमने लिख दिया OA बराबर OC। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः
हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ये हमने लिख दिया। ये प्रश्न अगर आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है, आज ऐसा लगता है कि हो सकता है आप थोड़ा सा इसमें आप बोर हुए हों, लेकिन चूंकि अगर ये प्रश्न आता है तो इसको सिद्ध करने का, इसको प्रूव करने का यही तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से चतुर्भुजों को समझना, ये आपका अध्याय 3 पूरा हुआ। बड़ी जल्दी मैं आपके सामने दूसरा नया अध्याय लेकर आऊंगा, नए जोश, नए उमंग, नई ताजगी के साथ। तो एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि पूरी तैयारी कंटिन्यूटी से करिएगा, लगातार लेके चलिएगा, तभी चीजें स्पष्ट होंगी। और मेरा सीधा सा मकसद है बच्चों के बेस को कंप्लीट करना, बच्चों के आधार को मजबूत करना, जिससे बच्चों को ये मैथ बिल्कुल बोरियत ना लगे, ये मैथ धीरे धीरे बच्चों को पसंद आना शुरू हो जाए। मेरा यही मकसद है। तो ये वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को यू कैन डू मैथ सब्सक्राइब करिए और इसे देखिए और अपना मैथ का बेस कंप्लीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।